हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रतीक आप सभी का इस नए सेशन के अंदर स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोटेक्शन ऑफ गुड समैरिटन एंड एग्जामिनेशन। ये कुछ एक नया टॉपिक है, एक अलग सा टॉपिक है, बट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब भी हम असिस्टेंट इंस्पेक्टर ऑफ मोटर व्हीकल या फिर इंस्पेक्टर ऑफ मोटर व्हीकल या फिर असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें हमें ये समझना इंपॉर्टेंट होता है कि गुड समैरिटन का रोल क्या है। क्योंकि गुड समैरिटन ये जो है ये एज अ लाइफ प्रोटेक्टर का काम करता है, जान बचाने का काम करता है। तो एक्चुअली ये होता क्या है, इसके लिए जो हमारा मोटर व्हीकल एक्ट है वहां पे उसमें कहाँ पे प्रोविजंस किए गए हैं, गुड समैरिटन के लिए कौन सी स्कीम यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज है उसकी तरफ से आती है, ये सब कुछ चीजें समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मैं आपसे यहाँ पे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो चीज है आपको डेली लाइफ में भी अडॉप्ट करनी है। मतलब आप अगर जॉब कर रहे हैं, आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो तो चीज अलग है, बट डेली लाइफ में भी हमें गुड समैरिटन बनने का ट्राई करना है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। अभी ये गुड समैरिटन क्या है उसको समझते हैं। वैसे तो गुड समैरिटन का डेफिनेशन जो है जो हमारा मोटर व्हीकल एक्ट अमेंडमेंट हुआ 2019 में उसमें ऐड किया गया, उसमें डेफिनेशन को ऐड किया गया। तो पहले हम डेफिनेशन समझते हैं, उसके बाद में इससे रिलेटेड जो भी चीज है उसको वन बाय वन हम यहाँ पे क्या करेंगे, पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन को। सबसे पहले जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, ये जो डायग्राम है यहां से मैंने दिखाने का ट्राई किया है कि गुड समैरिटन का मतलब क्या होता है। कि किसी जैसे कि ये बंदे का एक व्हीकल था, उस व्हीकल का किसी कारणवश एक्सीडेंट हुआ और उसमें ये बंदे को चोट लगी। ठीक है, जो भी है, माइनर इंजुरी है, मेजर इंजुरी है, जो भी है। और ये क्या कर रहा है, तो ये जो साइड में आपको लेडी दिख रही है वो क्या कर रही है, तो किसी एम्बुलेंस को बुला रही है या फिर इसके लिए कुछ मेडिकल या फिर जो भी इमरजेंसी सर्विसेज है उनको कॉल करके क्या कर रही है, इसका जो इलाज है या फिर इसकी हेल्प के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, वो ट्राई कर रही है। तो इससे हमें यह समझना होगा कि गुड समैरिटन का यहाँ पे मीनिंग क्या होता है कि पर्सन जो भी पर्सन यहाँ पे एक्सीडेंट विक्टिम को हेल्प करता है, एक्सीडेंट विक्टिम को हेल्प करता है, उसको हम बोलेंगे गुड समैरिटन। क्या बोलेंगे? गुड समैरिटन। तो जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास डेफिनेशन है। वैसे तो मैंने बताया कि सेक्शन 134 में इसका डेफिनेशन दिया हुआ है, बट पहले मैं इसको यहाँ पे कवर करूंगा, इसके बाद में जो है प्रोविजंस जो है मोटर व्हीकल एक्ट के उसको हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे, अ गुड समैरिटन इज अ पर्सन हु इन अ गुड फेथ, हु इन अ गुड फेथ विदाउट एक्सपेक्टेशन ऑफ पेमेंट और रिवार्ड, किसी भी बिना एक्सपेक्टेशन के, विदाउट एक्सपेक्टेशन ऑफ पेमेंट एंड रिवार्ड एंड विदाउट एनी ड्यूटी ऑफ केयर, उसकी ड्यूटी भी नहीं है, बस उसको क्या हुआ है तो उसको वहां पे एक्सीडेंट दिखा। एक्चुअली एक्सीडेंट विक्टिम को टैकल करना या फिर उसकी हेल्प करना उसकी ड्यूटी नहीं है, बट वो क्या कर रहा है कि चलो भैया इसका कुछ ना कुछ अच्छा हो जाए, इसका जल्दी से जल्दी इलाज हो जाए, इसकी जान बचे, इसके लिए वो क्या कर रहा है, वहां पे हेल्प कर रहा है। तो यानी विदाउट ड्यूटी ऑफ केयर और स्पेशल रिलेशनशिप, मतलब उसका कोई वो रिश्तेदार नहीं है, उसका कोई वो दोस्त नहीं है, वो कुछ भी नहीं है, उसको वो जानता तक नहीं है, उसके बाद भी उसको क्या कर रहा है, वो हेल्प कर रहा है। विदाउट रिलेशनशिप वॉलंटरीली कम्स फॉरवर्ड टू एडमिनिस्टर इमरजेंसी मेडिकल और नॉन मेडिकल केयर और असिस्टेंस एट द सीन ऑफ एक्सीडेंट, मतलब एक्सीडेंट के सीन पे वो क्या रहा है, वो क्या कर रहा है, वहां पे सामने आ रहा है किसी को हेल्प करने के लिए। ठीक है, ठीक है, ओके। असिस्टेंस एट द सीन ऑफ एन एक्सीडेंट टू द विक्टिम और ट्रांसपोर्टिंग सच विक्टिम टू द हॉस्पिटल। पहले तो वो विक्टिम को हेल्प कर रहा है और दूसरी चीज वो विक्टिम को क्या कर रहा है, हॉस्पिटल में लेके जाने की कोशिश कर रहा है या फिर लेके जा रहा है, चाहे वो एम्बुलेंस में उसको रख के लेके जा रहा हो, चाहे वो खुद की कार में उसको रख के लेके जा रहा हो, या फिर किसी भी मीनिंग से। बट अगर इसमें से कोई एक ड्यूटी अगर कोई पर्सन फॉलो करता है, कोई यहाँ पे ऑब्जर्व करता है, तो उसको हम बोलेंगे गुड समैरिटन। ठीक है, चलो। तो आधा कंसेप्ट तो यहां से क्लियर हो चुका था, बचा हुआ आधा कंसेप्ट यहां से क्लियर हुआ कि गुड समैरिटन किसको बोलते हैं। क्लियर है? चलो अब उसके बारे में बात करते हैं कि उसका प्रोटेक्शन, उसका एग्जामिनेशन यहाँ पे क्यों जरूरी था, और ये चीज जो है हमारे सिलेबस में यहाँ पे क्यों यूज की गई, उसको क्यों डाला गया। ठीक है ना, चलो देखो अभी। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ना थोड़ी सी हिस्ट्री देखनी पड़ेगी। हिस्ट्री किसकी? तो 2024 में, ठीक है, जो एक्सीडेंट्स हुए थे, रोड एक्सीडेंट्स की मैं बात कर रहा हूं, उसमें क्या क्या चीजें हुई, कौन कौन से सीन्स हुए। देखो सीन्स हुए थे कि अगर यहाँ पे नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स थे तो आप देखेंगे 2024 में रिपोर्टेड कितना है, टोटल नंबर ऑफ 4,70,000 रोड एक्सीडेंट्स हैव बीन रिपोर्टेड। सीधी सी बात है भैया, इतने रिपोर्ट हुए, इससे ज्यादा ही हुए होंगे। बहुत सारे, हमें पता है कि बहुत सारी बार तो रिपोर्टिंग होता नहीं है, पुलिस स्टेशन में जाते नहीं है, आपस में ही जो है करके वो लोग एक्सीडेंट का मसला जो है वो सॉल्व कर लेता है। तो इतने ज्यादा यहाँ पे रिपोर्ट हुए 4,70,000। उसमें से अगर मैं बताऊं तो 34% जो है वो फैटल एक्सीडेंट से, आप देखेंगे यहाँ पे तो 34%। मतलब अगर आप ऐसे समझो ना कि लगभग लगभग, थोड़ा सा राउंड फिगर करता हूं मैं चीज को, तो
4,70,000 में से 1/3 जो एक्सीडेंट्स है वो फैटल एक्सीडेंट्स है। थोड़ा सा मैं राउंड फिगर कर रहा हूँ चीज को, ठीक है ना, मतलब 1,60,000 के आसपास यहाँ पे फैटल एक्सीडेंट्स है, ठीक है। उसके बाद उस एक्सीडेंट्स में ग्रीवियस इंजरी कितनी लोगों को हो रही है, तो 31% जो एक्सीडेंट्स है उसमें इंजरी हो रही है लोगों को, और इंजरी कौन सी है, ग्रीवियस इंजरी है। 29% में माइनर इंजरी होती है, और 5% ऐसे बचते हैं सिर्फ उसमें जो है माइनर इंजरी होती है, 6%। मतलब आप देखो एक्सीडेंट अगर होगा तो 94% चांसेस है आइदर आपकी फैटल मतलब डेथ होगी एक्सीडेंट में किसी की, या फिर किसी को यहाँ पे माइनर इंजरी होगी, या फिर किसी को यहाँ पे मेजर इंजरी होगी। सिर्फ और सिर्फ 6% ही लोग ऐसे बचते हैं जिसमें उसको कुछ नहीं होता। तो ये जो फिगर है वो बहुत बड़ी है, ठीक है। तो आप देखेंगे तो 4,70,000 रोड एक्सीडेंट्स वर रिपोर्टेड बाय द स्टेट एंड यूटीज ड्यूरिंग द कैलेंडर ईयर 2024। ये अप्रोक्सीमेटली कंसिडरेशन है, क्योंकि इसका एग्जैक्ट जो अभी तक एनालिसिस आना बाकी है, ठीक है। तो इससे ऊपर ही हुए होंगे, ये तो अभी टेंटेटिव चीज है। तो इतने ज्यादा एक्सीडेंट्स हुए, और उसमें क्या हुआ, तो जैसे मैंने बताया था ना कि फैटल एक्सीडेंट्स 34% फैटल एक्सीडेंट्स थे, और उसमें उस फैटल एक्सीडेंट्स में लगभग 1,70,000 लाइव्स एंड अराउंड 60% ऑफ दोस फैटेलिटीज अकर्स अमंग इंडिविजुअल्स एज 18 to 34 ईयर्स। मतलब 1,70,000 लोग यहाँ पे क्या हुए, डाई हुए, मर गए उसमें एक्सीडेंट्स में। और उसमें से भी 60% लोग कौन से थे, तो जो हमारा युवा है, जो हमारा यूथ है इंडिया का, वो था 18 से 34 ईयर्स, इनकी जो एज है उस एज के ग्रुप का। अब आप देखो ये उभरते हुए सितारे हैं, 18 से 34 ईयर्स का जो यूथ है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया के लिए या फिर उनके घर वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भैया वो घर में सब काम संभाल रहा है, अभी सीख रहा है सब कुछ चीजें, नया आदमी यहाँ पे डेवलप हो रहा है। तो वो ही अगर यहाँ पे इस तरीके से एक्सीडेंट में मारा जा रहा है, उसकी डेथ हो रही है, तो ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है ना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। दिस नंबर्स ट्रांसलेट इनटू 1 रोड क्रैश एवरी मिनट। अगर ये सेशन स्टार्ट हो गया हमारा, अभी 2 से 4-5 मिनट हो रहे होंगे, तो कहीं पे 5 एक्सीडेंट हो रहे हैं, हर 1 मिनट में कहीं पे 1 एक्सीडेंट होता है पूरे इंडिया के अंदर। और उसमें देखो आप बात करेंगे तो 1 रोड क्रैश डेथ फॉर एवरी 4 मिनट्स, तो हर 4 मिनट में 1 डेथ होती है। अब तिकड़म क्या लगाया गया कि भैया इतने ज्यादा अगर डेथ हो रही है, इतने ज्यादा अगर एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, तो इसको कम करने के लिए कुछ ना कुछ तो हमें करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो उसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। तो फिर उसके लिए क्या किया गया, देखो उसको देखने से पहले मैं थोड़ा सा एक और यहाँ पे आपको एनालिसिस दिखा रहा हूं। द नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स इन 24 increased by 11.9% on an average compared to the previous year 2023। हर साल ये जो फिगर्स है वो बढ़ते जा रहे हैं, हर साल ये नंबर जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। पिछले साल के कंपैरिजन में अगले साल में हमेशा एक्सीडेंट ज्यादा ही होता है। तो ये जो चीज है हमें इसको कम करना है। एक्सीडेंट्स होना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि देखो एक्सीडेंट्स में जो है वो उस कंट्री का भी नुकसान होता है, और उस पर्सनल जो इंडिविजुअल है जिसका एक्सीडेंट हो रहा है उसका भी नुकसान होता है, ठीक है। वेल्थ और हेल्थ, पैसा भी जाता है, और हाँ जो उसकी हेल्थ है वो भी खराब होती है, दोनों का नुकसान होता है। इसीलिए सरकार चाहती है, हम चाहते हैं, मैं भी चाहता हूं, आप भी चाह रहे होंगे कि मुझे जो है एक्सीडेंट्स को कम करना है। अब कम करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, तो कम करने के लिए देखो क्या किया गया यहाँ पे। इंडिया इज एन अनफॉर्चुनेट, देखो इधर क्या लिखा गया है, हाँ, इंडिया इज एन अनफॉर्चुनेट विक्टिम ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ रोड क्रैश फैटेलिटीज, अभी हमने देखा। अकॉर्डिंग टू द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया 50% ऑफ दिस विक्टिम्स, मतलब यहाँ पे जो लोग मर रहे हैं 1,70,000 के आसपास, जो 2024 में हमने बात की, उसमें से लगभग आधे लोग 50% लोग died of preventable injuries and could have been saved if they had received care on a time। मतलब है कि अगर उसको जगह पे उसकी इलाज मिलता था, या फिर जो टाइम है उसका गोल्डन हावर जो है, उस गोल्डन हावर के अंदर अगर उसको प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट मिलती थी, प्रॉपर मेडिकल केयर मिलता था, तो उन लोगों के जो जान है वो बचाई जा सकती थी। ऐसा मैं नहीं कर रहा हूं, कह रहा है लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। आगे, द गोल्डन हावर इज द फर्स्ट हावर फॉलोइंग एन एक्सीडेंट, और इसी गोल्डन हावर में उनको अगर प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट, प्रॉपर मेडिकल केयर अगर मिलती है, तो उनका जो जान है वो बचाया जा सकता है, ठीक है। अब उसके लिए क्या किया गया, तो ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर द ऑब्जेक्टिव इज टू स्टॉप ब्लीडिंग, हेल्प द पेशेंट ब्रीथ, कॉल फॉर हेल्प एंड अरेंज फॉर एन ऑटोम एम्बुलेंस टू टेक द विक्टिम टू द नियरेस्ट मेडिकल सेंटर वेयर अ क्वालिफाइड प्रोफेशनल कुड बिगिन द ट्रीटमेंट। पहले एक घंटे में ये चीज होनी चाहिए, जिससे क्या होगा कि वो जो यहाँ पे 50% लोग जो एक्सीडेंट में डाई हो रहे हैं उसकी जान बचाई जा सकती है। बट
होता ये है कि हम जब भी एक्सीडेंट देखते हैं, हम जब भी रोड पे कहीं पे एक्सीडेंट देखते हैं, तो सबसे पहले हमारे मन में ये ख्याल आता है कि भैया अगर मैं इसका हेल्प करूं, इसका अगर मैं इलाज करना चाहूं, इसकी अगर मैं हेल्प करना चाहूं तो होगा क्या, मुझे पुलिस स्टेशन बुलाया जाएगा, मुझे इसको मैं अगर हॉस्पिटल लेके जाऊंगा तो हॉस्पिटल वाले बोलेंगे ये आपका कौन है, रिलेटिव है, फ्रेंड्स है, नहीं चलो फिर आप इसका मेडिकल बिल भरो, तब तक हम इसको एडमिट नहीं कराएंगे। अगर गलती से उसकी डेथ होगी तो फिर पुलिस स्टेशन में 10 बार जाना पड़ेगा, पुलिस स्टेशन वाले फिर कोर्ट में बुलाएंगे, फिर हमारा बहुत हैरेसमेंट होगा। इससे अच्छा है कि हम क्या करते हैं, उसकी हेल्प नहीं करते, फोन निकालते हैं, मोबाइल निकालते हैं, उसका कैमरा स्टार्ट करते हैं, जो भी वीडियो ऑडियो जो जो बनाना है, फोटोज निकालने हैं वो निकालते हैं और वहां से आगे चले जाते हैं। एक्चुअली हमारा फर्ज क्या था, हमारा फर्ज था यहाँ पे जैसे मैंने बताया था, ऑब्जेक्टिव इज टू स्टॉप ब्लीडिंग। आपको ब्लीडिंग रोकनी है, उसको सांस लेने के लिए मदद करनी है, और उसके साथ साथ इमरजेंसी जो सर्विसेज है उसको कॉल करना है कि भाई यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, आप जल्दी से आके इसकी मदद करो। ठीक है, तो उससे उल्टा है, हम उसकी हेल्प तो नहीं करते, उसको क्या करते हैं, फोटो वगैरह निकाल के उस चीज को स्प्रेड करने लगते हैं लोग। तो उसके लिए देखो, द रोल ऑफ बाय स्टैंडर्ड, मतलब जो बाय स्टैंडर्ड का मतलब जो रास्ते पे खड़ा होकर एक्सीडेंट देख रहा है, उसके सामने कोई बंदा पड़ा हुआ है उसका एक्सीडेंट है, बट वो खड़ा हो रहा है, वो उसकी हेल्प नहीं कर रहा है, तो उसको बोल रहे हैं बाय स्टैंडर्ड is critical in providing emergency care to the victim। 3 of 4 people, मतलब यहाँ पे लगभग 70 से 80% जो पीपल्स है वो क्या करता है, देखो, इन द कंट्री आर हेजिटेट टू हेल्प इंज्योर्ड एक्सीडेंट विक्टिम्स ऑन रोड्स ड्यू टू फियर। कौन सा डर है उसको, जैसे मैंने बताया था आपको, पुलिस का डर है, फियर ऑफ पुलिस हैरेसमेंट। डिटेंशन एट हॉस्पिटल में उसको लेके जाएंगे तो हॉस्पिटल का खर्चा हमें मांगेगा, हॉस्पिटल बोलेगा नहीं नहीं आप उसको यहां पर रखो, दूसरे हॉस्पिटल में लेके जाओ, तो मेरे पीछे क्या हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। एंड प्रोलॉन्ग्ड लीगल फॉर्मेलिटीज, और लीगल फॉर्मेलिटी मतलब जैसे उसको कोर्ट में बुलाएगा, ये वो चीज है, तो इसके डर से वो क्या करते हैं, उसको हेल्प नहीं करते। ठीक है, इवन इफ समवन वांट्स टू हेल्प, दीज फैक्टर्स स्टॉप देम फ्रॉम डूइंग सो। उसके मन में एक ख्याल आता है, वो क्या करता है, छोड़ भैया मैं मुझे कोई मदद नहीं करनी, मैं चला जाता हूं, तो ये चीज होती है। करेक्ट है, ओके। अब उसके लिए क्या किया गया, इन 2012 अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसको PIL बोलते हैं, was filed in the Supreme Court of India। सेव लाइफ फाउंडेशन ने वो उसको फील किया था, एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, रिट पिटिशन सिविल नंबर 235 ऑफ 2012। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, अब थोड़ा सा इसको ध्यान में रखो कि गुड समैरिटन के प्रोटेक्शन एंड एग्जामिनेशन के लिए पहला स्टेप कहां पे उठाया गया, तो ये पहला स्टेप था कि पहला स्टेप में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक PIL दाखिल किया गया, जो PIL दाखिल किया था सेव लाइफ फाउंडेशन ने। कब किया था, 2012 में। क्या नंबर था उसका, 235 ऑफ 2012। रिक्वेस्टिंग द ऑनरेबल कोर्ट टू सेफगार्ड गुड समैरिटन हु कम फॉरवर्ड टू हेल्प द इंज्योर्ड पीपल्स, या फिर एक्सीडेंट विक्टिम्स। मतलब है कि सेव लाइफ फाउंडेशन ही बोलता है कोर्ट को कि आप ये काम करिए, जो गुड समैरिटन है उनको हेल्प कीजिए, उनको प्रोटेक्ट करिए, जिससे कि क्या हो कि लोगों का ये जो माइंडसेट है वो चेंज हो जाए और फिर जो लोग हैं एक्सीडेंट विक्टिम की हेल्प करना स्टार्ट कर दे। ठीक है, अब कोर्ट ने इसको थोड़ा सा सीरियस लिया, क्योंकि सीरियस लेना ही था भैया, इतने सारे लोग जो मर रहे हैं हर साल, और ये सही बात थी, करेक्ट थी ना, ऐसा नहीं था कि जो सेव लाइफ फाउंडेशन वाले जो बोल रहे हैं वो गलत है, वो 100% करेक्ट था। तो उसके वजह से क्या हुआ, देखो यहाँ पे, गुड समैरिटन लॉ प्रोटेक्ट्स द गुड समैरिटन फ्रॉम द हैरेसमेंट ऑफ द एक्शन बीइंग टेकन बाय देम टू सेव द लाइफ ऑफ रोड एक्सीडेंट विक्टिम। और इसके बाद क्या किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे एक नया लॉ यहाँ पे स्टैब्लिश किया, उसको यहाँ पे नाम दिया गुड समैरिटन लॉ। और उस लॉ का ऑब्जेक्टिव क्या था, ऑब्जेक्टिव था, यहाँ पे आप देखेंगे, गुड समैरिटन लॉ प्रोटेक्ट्स द गुड समैरिटन फ्रॉम हैरेसमेंट ऑन द एक्शन बीइंग टेकन बाय देम टू सेव द लाइफ ऑफ रोड एक्सीडेंट विक्टिम। उसको प्रोटेक्ट करने का काम किया, गुड समैरिटन को कुछ उसके लिए कुछ अच्छी चीजें लिखी, जिससे कि क्या हो कि लोग अभी हेजिटेट ना हो, लोग ज्यादा से ज्यादा क्या करें, एक्सीडेंट विक्टिम की हेल्प करें। ठीक है, चलो आगे देखें। एंड वेयर एज pursuant to the direction of Honorable Supreme Court, the central government published the guidelines in the Gazette of India, Part 1, Section 1, dated 12th May 2015 for protection of the Good Samaritan। और उसके ही अकॉर्डिंग कोर्ट ने बताया ना सेंट्रल गवर्नमेंट को, उसके अकॉर्डिंग फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया कि यहाँ पे एक गैजेट निकाला जिसकी तारीख थी 12th of May 2015 फॉर प्रोटेक्शन ऑफ गुड समैरिटन, और उसमें कुछ उसने डायरेक्शंस दिए कि गुड समैरिटन को किस तरीके से ट्रीट करना है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो अभी ये जर्नी है, एक्चुअली जर्नी कहां से स्टार्ट हुई, 2012 से स्टार्ट हुई। सबसे पहले PIL दाखिल हुआ, उसके बाद उसके ऊपर आगे जो स्टेप्स है वो करते गए।
तो ये स्टेप्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले 2012 में हमने देखा सेव लाइफ फाउंडेशन फाइल्स पिटीशन इन सुप्रीम कोर्ट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ गुड समैरिटन हु हेल्प रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स। फिर 2013 में आगे क्या हुआ, सेव लाइफ फाउंडेशन कंडक्ट सर्वे, उसके बाद में उन्होंने कोर्ट को बताया कि ऐसा ऐसा होता है, तो कोर्ट को मानना नहीं मानना कोर्ट के ऊपर है। अब उसमें से कुछ चीजें कोर्ट ने मानी, कुछ नहीं मानी। फिर सेव लाइफ फाउंडेशन ने नया जुगाड़ लगाया, एक काम करो ना, एक सर्वे ले लो। उन्होंने फिर सर्वे कंडक्ट किया और उस सर्वे में ऐसा दिखा गया रिवील्स लीगल हैसल्स, पुलिस हैरेसमेंट, बिलीफ दैट हॉस्पिटल डिमांड रजिस्ट्रेशन फीस फ्रॉम द गुड समैरिटन। ये चीजें उसमें देखी गई कि ऐसा होता है, अगर किसी एक्सीडेंट विक्टिम को मदद करते हैं तो पहले तो रजिस्ट्रेशन फीस मांगते हैं हॉस्पिटल वाले, तब तक उसको एडमिट नहीं करेंगे। पुलिस हैरेसमेंट होती है, लीगल फॉर्मेलिटीज होती है, ये सब कुछ होता है। फिर आगे क्या हुआ, 2014 में क्या किया, ये सब कुछ चीजें फिर कोर्ट के सामने रखी गई कि भैया ऐसा ऐसा हो रहा है, और उसकी वजह से लोग जो है एक्सीडेंट विक्टिम की मदद नहीं करते, हेल्प नहीं करते। 14 में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट्स सेंटर टू पब्लिश गाइडलाइंस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ गुड समैरिटन until an appropriate legislation is put into the place। और उसने क्या किया कि अभी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला कि आप जो है गाइडलाइंस जारी करो कि गुड समैरिटन को जो है किस तरीके से यहां पे प्रोटेक्ट करना है। उसके बाद क्या हुआ, 2015 में द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज लेज गाइडलाइंस फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ गुड समैरिटन। और उसके बाद मार्च 16 में सुप्रीम कोर्ट प्रोवाइड्स द फोर्स ऑफ लॉ टू द गाइडलाइंस मेकिंग देम लीगली एप्लीकेबल अक्रॉस द कंट्री। और फिर यहां से जो है लॉ को बनाया गया, मतलब लॉ बनने में 5 साल लगे पिटीशन के बाद में। 2012, 13, 14, 15 और 16 में यहां पे लॉ बना, मार्च 2016 में। क्लियर है चीज? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखो क्या, प्रोटेक्शन ऑफ गुड समैरिटन सेक्शन 134A। मैंने बताया था कि सेक्शन 134A में यहां पे डेफिनेशन को दिया गया है, और ये भी इसके पहले बता चुका हूं कि जहां जहां ए लिखा हुआ है एडिशनली 134 एडिशनल ए लिखा हुआ है, सब जगह ए नहीं है, कुछ ही सेक्शंस है उसके पीछे ए लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है। तो ऐसे जो सेक्शंस हैं उनको 2019 के अमेंडमेंट में ऐड किया गया है, पहले से ये एक्ट में नहीं थे, ठीक है। तो इसको ऐड किया गया और यहां पे आपको डेफिनेशन दिखेगी, गुड समैरिटन इज नॉट लायबल फॉर एनी क्रिमिनल एक्शन फॉर एनी इंजुरी और डेथ और विक्टिम ऑफ एन एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग अ व्हीकल unless such injury or death is resulted from the good Samaritan's negligence in acting or failing to act while giving emergency medical or non-medical care or assistance। मतलब ये कि सेक्शन 134 यहां पे एप्लीकेबल किया गया, और उसमें सबसे पहले ये चीज लिखी गई कि अगर गुड समैरिटन किसी एक्सीडेंट विक्टिम की हेल्प करता है, और हेल्प करने से उसका जो इंटेंशन था वो बहुत अच्छा था कि भाई इसको मैं मेडिकल सर्विस प्रोवाइड करूं, इसको मैं कहीं पे मेडिकल हॉस्पिटल में लेके जाऊं, और हो क्या रहा है कि अगर उस दौरान अगर वो हेल्प कर रहा है या फिर उसको कहीं पे हॉस्पिटल में लेके जा रहा है, और अगर उस दौरान कुछ हादसा होता है, और उस हादसे में, क्योंकि हर आदमी यार प्रोफेशनल नहीं है ना, अब मुझे नहीं पता ना कि एक्सीडेंट विक्टिम को किस तरीके से ट्रीट करते हैं, उसको किस तरीके से उठाना है, उसको किस तरीके से स्ट्रेचर पे रखना है, उसको किस तरीके से बेड पे रखना है, उसका किस तरीके से मूवमेंट करना है, मुझे नहीं पता। मैं तो अच्छी तरीके से सोच रहा था ना कि भाई उसकी जान बचे तो मैं उसको हेल्प करूं, बट गलती से ऐसा हुआ कि उसकी डेथ हो गई, तो उस डेथ के लिए मुझे जिम्मेदार नहीं पकड़ा जाएगा। मतलब जो गुड समैरिटन जो वहां पे हेल्प कर रहा है उसको जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। देखो अभी गुड समैरिटन इज नॉट लायबल फॉर एनी सिविल और क्रिमिनल एक्शन, उसके ऊपर कोई भी सिविल और क्रिमिनल एक्शन नहीं होगी फॉर एनी इंजुरी और डेथ ऑफ अ विक्टिम। अगर विक्टिम को डेथ होती है, विक्टिम की डेथ भी होती है या फिर इंजुरी भी होती है, तो भी उसके ऊपर कुछ भी केसेस नहीं होगी of the victim of an accident involving a vehicle unless such injury or death is resulted from the good Samaritan's negligence in acting or failing to the act while giving emergency medical or non-medical care to a assistant। ठीक है, चलो आगे। The central government may by rules provide for the procedure for questioning or examination of the good Samaritan, disclose of personal information of the good Samaritan and such other related matters। मतलब ये सेक्शन 134 है, सेक्शन 134A, और उसमें कहा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, रूल्स को फ्रेम करेगा। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, रूल्स को फ्रेम करेगी, और हमें जैसे पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट रूल अगर बनाएगी तो वो बनाएगी CMVR में, ठीक है ना, वो बनाएगी CMVR में। तो आप देखेंगे CMVR 168 से यहाँ पे जो है ये रूल्स स्टार्ट जो हुए हैं वो आपको दिख जाएंगे, और वो रूल्स रिलेटेड है गुड समैरिटन प्रोटेक्शन एंड एग्जामिनेशन से रिलेटेड।
अब उस रूल्स को हमें पढ़ना है, उस रूल्स को हमें क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, तो हम सीधा जाते हैं अभी सीएमवीआर में, उस रूल्स को पढ़ते हैं कि क्या रूल्स थे इस गुड समैरिटन को प्रोटेक्ट करने के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने फॉर्म किए थे। ठीक है ना, ओके। देखो अभी चैप्टर 9 उसके लिए स्पेशली ऐड किया गया। चैप्टर का नाम था एग्जामिनेशन ऑफ गुड समैरिटन एंड इंक्वायरी। उसमें दो रूल्स थे, सीएमवीआर 168 और सीएमवीआर 169। 168 का मतलब है राइट्स ऑफ गुड समैरिटन, 169 का मतलब है एग्जामिनेशन ऑफ गुड समैरिटन। ये दोनों पढ़ने हैं। ये क्या कर रहे हैं, दोनों हमें पढ़ने हैं। देखो अभी 168 की बात कर रहे हैं। 168 राइट्स ऑफ गुड समैरिटन, उसमें सब रूल 1, a person who is a good Samaritan should have the right to detail in these rules and should be treated respectively without any discrimination on the grounds of region, nationality, caste और sex। पहले तो जितने भी गुड समैरिटन है, चाहे वो कोई भी हो, उसके साथ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, उसको रिस्पेक्टफुली ट्रीट करना है तो उसको ऐसा नहीं लगे कि यार गलती हो गई, साला इसको मैंने हेल्प किया, ऐसा उसको नहीं लगना चाहिए। उसको अच्छा लगना चाहिए कि नहीं चलो ठीक है मैंने उसकी हेल्प की, एक्सीडेंट विक्टिम की जान में बचा रहा हूं, और सोसाइटी से भी, पुलिस से, डॉक्टर से, या फिर जो भी चीजें हैं उनसे मुझे रिस्पेक्ट मिल रहा है, तो उसको भी अच्छा लगना चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए वहां पे। ठीक है, तो किसी भी ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, चाहे वो रिलीजन हो, चाहे वो नेशनलिटी हो, चाहे वो कास्ट हो, चाहे वो सेक्स हो। ठीक है, करेक्ट। सब रूल 2 है वहां पे, गुड समैरिटन हु इज द फर्स्ट इन्फॉर्मर ऑफ एनी रोड एक्सीडेंट or who has transported a victim to an accident to the nearest hospital should permitted to leave immediately without performing any formalities। मतलब कोई भी अगर एक्सीडेंट विक्टिम की हेल्प कर रहा है और अगर उसको हॉस्पिटल में लेके जा रहा है तो हॉस्पिटल वाले उसको रुका नहीं सकते, नहीं नहीं आपको तो रुकना ही पड़ेगा, 1 घंटा रुकना पड़ेगा, जब तक इसका इलाज कंप्लीट नहीं होगा आपको रुकना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा, वो हॉस्पिटल में उसको एडमिट करके वो निकल सकता है। शुड, उसको क्या करना है, इमीडिएटली उसको अगर कहीं पे जाना है तो वो जा सकता है। उसको आपको कंपलसरी जो है हॉस्पिटल वाले रोक नहीं सकते कि नहीं आपको रुकना ही है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ओके। तीसरी बात है सब रूल 3, पुलिस ऑफिसर और एनी अदर पर्सन शुड नॉट कंपेल अ गुड समैरिटन टू डिस्क्लोज हिज नेम, आइडेंटिटी, एड्रेस और एनी सच अदर पर्सनल डिटेल्स। मतलब है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर या फिर कोई भी दूसरा ऑफिसर गुड समैरिटन को फोर्स नहीं कर सकता कि उसको उसका नाम बताना है, उसको उसकी आइडेंटिटी बताना है, उसको उसका मोबाइल नंबर बताना है, उसका उसका एड्रेस बताना है, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर गुड समैरिटन चाहे तो बता सकता है, बट उसको फोर्स नहीं करना है कि भाई आपको बताना ही है आपका नाम क्या। ठीक है, उसको फोर्स नहीं करना है। ठीक है, शुड नॉट कंपेल अ गुड समैरिटन टू डिस्क्लोज हिज नेम, आइडेंटिटी, एड्रेस एंड एनी सच अदर पर्सनल डिटेल्स। दूसरा, गुड समैरिटन में वॉलंटरीली चूज टू डिस्क्लोज हिज नेम, एड्रेस एंड नेम ऑफ द इंजर्ड पर्सन इफ नोन टू द पुलिस ऑफिसर। अगर उसको लगता है तो वो बताएगा, कंपलसरी नहीं है कि उसको बताना ही है। और पुलिस वाले या फिर जो भी कॉन्सर्न ऑफिसर है तो उसको कंपल्शन भी नहीं कर सकते आपको बताना ही बताना, ऐसा नहीं है। क्लियर, ओके। चलो दूसरा, इफ द गुड समैरिटन हैज वॉलंटरीली डिस्क्लोजेस हिज नेम और पर्सनल डिटेल। अगर उसको लगता है और उसने खुद से बताया कि चलो मेरा नाम ये है, मैं यहां पे रहता हूं, ये मोबाइल नंबर है, ये है, वो है, The police officer should not compel him to become eyewitness in the case। अगर उसने नाम बताया तो उसके बाद पुलिस वाला ये नहीं बोलेगा कि नहीं आपको ये इस केस का आई विटनेस बनना ही बनना है। उसको आई विटनेस बनना है नहीं बनना है वो पूरा टोटली उसके खुद के ऊपर डिपेंड है। उसको कोई भी फोर्स नहीं करेगा कि आपको आई विटनेस बनना ही है। ठीक है, चलो दूसरा, चॉइस ऑफ बिकमिंग आई विटनेस इज सोनली डिपेंड्स अपॉन द गुड समैरिटन। अगर उसको लगता है आई विटनेस बनना है तो बनेगा, नहीं बनना है छोड़ देगा, उसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो अब देखो आप ये सब कुछ जो चीजें है ना वो प्रोटेक्ट करने के लिए दी हुई है गुड समैरिटन को। ठीक है ना, चलो दूसरा सब रूल 4 है, गुड समैरिटन हु ट्रांसपोर्ट अ विक्टिम टू एन एक्सीडेंट टू द हॉस्पिटल शुड नॉट बी फोर्स टू। अगर वो हॉस्पिटल में उसको लेके जा रहा है विक्टिम को तो हॉस्पिटल में उसको ये फोर्स नहीं होना चाहिए। क्या फोर्स नहीं होना चाहिए, देखो ये यहां 1 बाय 1 देखते हैं। डिस्क्लोज एनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन उससे मांगी जाएगी, such as his name, telephone number, address, required also for the purpose of the medical legal case form। या फिर मेडिकल लीगल केस फॉर्म भरो, आपका नाम भरो, पेशेंट का नाम भरो, एड्रेस बोलो, मोबाइल नंबर बोलो, कुछ फीस पे करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। सीधा आपका जो पेशेंट है उसको लेके उसको एडमिट कर देना होगा, उसको सीधा सीधा क्या करना है, एडमिट करना है। ठीक है, ऐसा वहां पे कुछ भी हॉस्पिटल में भी उसको उसका नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, फीस वगैरह कुछ भी मांगी नहीं जाएगी। दूसरा,
fulfill any procedure related to the admission of an injured person or victim at the hospital. प्रोसीजर करने के लिए उसको नहीं बोला जाएगा कि आप प्रोसीजर करो उसके बाद ही उसको एडमिट करेंगे, नहीं, सीधा एडमिट होगा, पेशेंट सीधा एडमिट होगा, क्योंकि उसकी जान बचाना इंपॉर्टेंट है, ना कि आपके एडमिशन प्रोसेस कराना। तीसरी चीज, बियर एनी मेडिकल एक्सपेंसेस टुवर्ड्स द ट्रीटमेंट ऑफ एन इंज्यूर्ड पर्सन और विक्टिम, और उसको उसके रिलेटेड कुछ भी पैसा नहीं पे करना पड़ेगा कि उसका इलाज करो, ये पैसा लो, नहीं, उसका इलाज स्टार्टिंग में हॉस्पिटल वाले करेंगे, उसके बाद में जो कुछ बिल होगा वो बाद में देखा जाएगा। तो इनिशियली उसको कुछ भी पैसा नहीं देना है वहां पे, किसको, गुड समैरिटन को कुछ भी पैसा नहीं देना होगा। तीसरी चीज है, इधर देखो 168 गुड समैरिटन इफ डिस्क्लोजेस हिज नेम एंड डिजायर्स हॉस्पिटल्स शुड प्रोवाइड एन एक्नॉलेजमेंट टू द गुड समैरिटन ऑन ऑफिशियल लेटर पैड। अगर हॉस्पिटल में कोई बंदा उसको लेके जा रहा है, एक्सीडेंट विक्टिम को लेके जा रहा है, और वो वहां पे बोलता है कि चलो मुझे मेरी आइडेंटिटी शो करनी है, मुझे बताना है मेरा नाम क्या है, मेरा टेलीफोन नंबर, मेरा एड्रेस, जो भी चीज है, तो हॉस्पिटल वाले क्या करेंगे, उनके लेटर पैड पे एक सर्टिफाई करके देंगे, एक एक्नॉलेजमेंट देंगे उस गुड समैरिटन को, मेंशनिंग दैट नेम ऑफ गुड समैरिटन, हिज एड्रेस, टाइम ऑफ डेट, प्लेस ऑफ अकरेंस एंड कंफर्मिंग दैट द इंज्यूर्ड पर्सन इज ब्रॉट बाय द सेड पर्सन। मतलब इस गुड समैरिटन ने ये टाइम पे, इसका ये नाम है, ये डेट है, ये प्लेस है, इस टाइम पे किसी दूसरे एक्सीडेंट विक्टिम को हमारे हॉस्पिटल में क्या किया है, एडमिट किया है। इस तरीके से एक सर्टिफाई करके हॉस्पिटल वाले देंगे, उसको कुछ नहीं देना है, उसको सिर्फ खुद का नाम बताना है, अगर वो बताना चाहता है तो, ठीक है, वो भी उसके ऊपर फोर्सफुली नहीं है। दूसरी चीज, गुड समैरिटन हु विटनेस द एक्सीडेंट एंड डिजायर्स टू बी बिकम एन आई विटनेस इन एडिशन टू हिज नेम एंड एड्रेस also indicate his willingness to become an eyewitness in order to facilitate the investigation process। और अगर वो जो गुड समैरिटन है, अगर वो चाहता है कि इस केस का मुझे आई विटनेस बनना है, तो फिर वो क्या करेगा, आई विटनेस बनने के लिए उसका जो कंसेंट है, कि उसकी जो परमिशन है कि मैं आई विटनेस बनना चाहता हूं, और आई विटनेस क्यों बनेगा, क्योंकि जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर होगी ना बाद में, वो इजी हो जाए, तो फिर उस तरीके से वो एक्ट कर सकता है। बट अगेन ध्यान में रखना, उसके ऊपर कोई भी फोर्सफुल एक्शन नहीं होगी कि आपको आई विटनेस बनना ही बनना है, ठीक है। चलो आगे चीज, सब रूल 5 ऑल पब्लिक एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स शुड पब्लिश अ चार्टर इन हिंदी, इंग्लिश एंड वर्नाकुलर लैंग्वेज एट द एंट्रेंस और अदर कॉस्पिशियस प्लेस ऑन देयर वेबसाइट द राइट्स ऑफ अ गुड समैरिटन। और आपने देखा भी होगा बहुत सारे हॉस्पिटल्स में अभी एक बोर्ड लगाया जाता है कि यहाँ पे जो है गुड समैरिटन का हम जो है रिस्पेक्ट करते हैं, उनके किसी भी तरीके से फी नहीं मांगी जाएगी, उनका एड्रेस वगैरह जो कुछ है वो हम नहीं पूछेंगे। तो इस तरीके से, इस चीज की वजह से सब रूल 5 ऑफ रूल 168 ऑफ सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989, इसकी वजह से उनको वो जो चीज लगाना है वो यहाँ पे क्या किया गया है, उसके ऊपर कंपल्सन किया गया है कि हॉस्पिटल में इस तरीके से जो राइट्स है गुड समैरिटन के वो लगाओ, जिससे क्या होगा कि लोगों को पता चले और लोग ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे एक्सीडेंट विक्टिम किया करें, हेल्प करें, ठीक है। चलिए, और उसी के वजह से यहाँ पे देखना है, मॉर्थ ने एक यहाँ पे पब्लिश किए थे रूल्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ गुड समैरिटन, और एवरी पब्लिक एंड प्राइवेट हॉस्पिटल शैल पब्लिश अ चार्टर इन हिंदी, इंग्लिश एंड वर्नाकुलर लैंग्वेज एट द एंट्रेंस और अदर कॉस्पिशियस लोकेशन ऑन देयर वेबसाइट स्टार्टिंग विद द राइट्स ऑफ गुड समैरिटन। ये इस तरीके से यहाँ पे क्या किया गया, उसको कंपल्शन किया गया है। आगे बढ़ते हैं, 169 है मेरे पास, एग्जामिनेशन ऑफ गुड समैरिटन, उसमें सब रूल है 1। देखो, इफ अ पर्सन वॉलंटरीली एग्रीड टू बिकम विटनेस इन अ केस इन विच ही एक्टेड एज अ गुड समैरिटन, ही शुड बी एग्जामाइंड इन अकॉर्डेंस विद दिस रूल। मतलब अगर कोई चाहता है कि उसने यहाँ पे गुड समैरिटन का रोल प्ले किया है और किसी एक्सीडेंट विक्टिम की जान बचाई है, और अगर वो चाहता है कि उसका आई विटनेस बने उस केस का, तो उसको जो है किस तरीके से एग्जामिन करना है वो यहां पे दिया गया है रूल 169 में। सब रूल 2 है, एग्जामिनेशन ऑफ अ गुड समैरिटन शुड बी कंडक्टेड एट अ टाइम एंड प्लेस ऑफ हिज कन्वीनियंस। मतलब उसको पूछा जाएगा कि भाई कहां पे आप एग्जाम, आप जो है आपका ये करना, एग्जामिनेशन करना है, वो कहां पे होगा, उसके घर पे है, उसके ऑफिस में है, वो बोलेगा वो टाइम पे, वो जगह पे एग्जामिनेशन होगा। ऐसा नहीं कि पुलिस वाले बोलेंगे नहीं नहीं आपको 5 बजे पुलिस स्टेशन में आना है तो आना ही है, ऐसा नहीं होगा। वो बोलेगा कि मुझे मेरे घर पे एग्जामिनेशन करना है, तो पुलिस वाले उसके घर पे आएंगे, या फिर जो भी ऑफिसर है उसके घर पे आएंगे, ठीक है। तो
डेट एंड टाइम एंड प्लेस ऑफ कन्वीनियंस आइदर एट हिज प्लेस ऑफ रेसिडेंस, उसके घर पे, या फिर बिजनेस, उसका अगर कोई दुकान है, कुछ ऑफिस है तो वहीं पे जा सकता है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर शुड बी ड्रेस्ड इन अ प्लेन क्लॉथ फॉर सच एग्जामिनेशन। आपने बहुत बार देखा होगा कि सोसाइटी में किसी के घर पे अगर पुलिस आती है तो लोग सोचते हैं कि यार इसने कुछ तो कुछ गड़बड़ किया है। तो ये जो माइंडसेट है सोसाइटी का, वो चेंज करने के लिए यहाँ पे रूल्स में लिखा गया कि अगर पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन करने उसके घर पे आ रहे हैं तो वो प्लेन क्लॉथ्स में आने चाहिए, वो वर्दी में ना हो, जिससे कि सोसाइटी में ये भी बात पता ना चले कि यहाँ पे पुलिस वाले आ रहे हैं और इसका एग्जामिनेशन हो रहा है। तीसरी बात, गुड समैरिटन हैव राइट टू चूज पुलिस स्टेशन फॉर हिज एग्जामिनेशन। और अगर वो चाहता है कि उसके घर पे उसका एग्जामिनेशन ना हो तो वो चूज कर सकता है कि मैं यहाँ पे XYZ पुलिस स्टेशन में जाके मेरा एग्जामिनेशन करा रहा हूं, तो उस पुलिस स्टेशन में उसका एग्जामिनेशन कराया जा सकता है। अगेन देखो, यहाँ पे आप ऐसी चीजें सब पढ़ रहे हो जिसके गुड समैरिटन को खुली छूट दी गई है कि भैया आप सिर्फ जान बचाओ, बाकी सब कुछ जो चीजें हैं वो हम संभाल लेंगे, इस तरीके से। ठीक है। दूसरा, द एग्जामिनेशन टू बी कंडक्टेड इन अ टाइम बाउंड मैनर विदाउट कॉजिंग एनी अनड्यू डिले एंड कंप्लीटेड इन अ सिंगल एग्जामिनेशन। मतलब ये क्या क्या बोला गया है कि एग्जामिनेशन जब कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि दिन दिन भर एग्जामिनेशन चल रहा है, नहीं, टाइम बाउंड मैनर में करो। डिले, अगर 11 बजे का टाइम दिया है तो 11 बजे स्टार्ट करना है, ऐसा नहीं कि 2 बजे स्टार्ट कर रहे हो। और दोबारा दोबारा वापस भी उस आदमी को नहीं बुलाना है, सिंगल सिटिंग में एक बार अगर वो आदमी आया तो उसी टाइम पे आपको जो कुछ पूछना है पूछ लो, दोबारा वो नहीं आएगा या फिर उसको नहीं बुलाना है। ठीक है, तो वही बुलाया इन अ सिंगल एग्जामिनेशन, एक बार ही वो आएगा, उसके बाद वो नहीं आएगा, तो एक बार आपको जो जो पूछना है पूछ लो। ठीक है, चलो, मतलब जो गुड समैरिटन है उसको बार बार जो है पुलिस स्टेशन में जाने की जरूरत नहीं है। तीसरी बात, गुड समैरिटन इफ स्पीक्स अ लैंग्वेज अदर देन द लैंग्वेज ऑफ द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। हो सकता है पॉसिबल है चीज। साउथ स्टेट्स है कुछ, या फिर कुछ ईस्ट स्टेट्स है, उसमें क्या है, रीजनल लैंग्वेज बहुत लोग बोलते हैं। और अगर वो रीजनल लैंग्वेज किसी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को नहीं समझ में आ रही है तो जो ऑफिसर है वो ट्रांसलेटर अरेंज करेगा, वो खुद के लिए ट्रांसलेटर अरेंज करेगा। ऑफिसर और द लोकल अथॉरिटी, ऑफिसर और द लोकल लैंग्वेज ऑफ द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर शुड अरेंज फॉर एन इंटरप्रेटर। वो जो ऑफिसर है जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है वो यहाँ पे ट्रांसलेटर अरेंज करेगा, वो जो गुड समैरिटन है वो ट्रांसलेटर अरेंज नहीं करेगा। ठीक है, तो ये सब कुछ चीजें जो है अच्छी बनाई गई, प्रोटेक्शन के लिए बनाई गई गुड समैरिटन के। आगे बात करते हैं, और क्या है भैया, देखो, गुड समैरिटन इफ वॉलंटियर टू बिकम एन आई विटनेस ही शुड बी परमिटेड आल्सो टू गिव हिज एविडेंस ऑन एफिडेविट एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 296 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। मतलब अगर वो आई विटनेस बनना चाहता है तो उसका जो विटनेस का जो फॉर्म होगा या फिर किस तरीके से उसका जो कन्वीनियंस करना है, एग्जामिनेशन करना है, वो यहाँ पे बताया गया है सेक्शन 296 में। Affidavit of the Good Samaritan, if filled, should be treated as a complete statement, and in case a statement is to be recorded, the complete statement should be recorded in a single examination। क्या क्या गया अगेन कि आइदर उसका एफिडेविट लेना है या फिर उसको अगर स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना है, वीडियोस वगैरह जो भी है, या फिर उसको मैजिस्ट्रेट के सामने बिठाना है, जो भी चीज है, ये सभी चीजें सिंगल एग्जामिनेशन में होनी चाहिए। उसको उसके लिए बार बार पुलिस स्टेशन में बुलाने की जरूरत नहीं है, ना उसको बुलाना है। ठीक है, उसको एक बार ही सिंगल सीटिंग में ही जो चीजें आपको पूछनी है वो आप पूछ सकते हो। रूल 5, अटेंडेंस ऑफ अ गुड समैरिटन कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड विदाउट डिले, एक्सपेंस और इनकन्वीनियंस व्हिच वुड बी अनरीजनेबल इन दिस केस। आगे, इफ द एग्जामिनेशन इज अनेबल टू टेक प्लेस एट अ टाइम एंड प्लेस ऑफ हिज कन्वीनियंस on an application made by him in this regard, court or the magistrate may issue a commission for the examination of the Good Samaritan as per the provision of section 284 of the Codes of Criminal Procedure 1973। मतलब ये कि अगर उसने एग्जामिनेशन के लिए कुछ टाइम दिया था, प्लेस दी थी, और वहां पे एग्जामिनेशन कुछ कारणवश नहीं हो पाया, तो मैजिस्ट्रेट और कोर्ट के पास ये पावर होता है कि वो क्या करे, कोर्ट और मैजिस्ट्रेट में इशू अ कमीशन ऑफ एग्जामिनेशन, उसका एग्जामिनेशन करने के लिए एक कमीशन को नियुक्त किया जाए, उसको बिठाया जाए, और वो कमीशन क्या करेगा, फिर जो है उसका एग्जामिनेशन करेगा। अगेन चीज ध्यान में रखनी है, एग्जामिनेशन जो करेगा वो टाइम बताएगा, गुड समैरिटन टाइम बताएगा, प्लेस बताएगा, वहां पे एग्जामिनेशन होगा, और सारा का सारा एग्जामिनेशन सिंगल सिटिंग में कंप्लीट होना चाहिए। ये यहाँ पे कंप्लीशन, ये यहाँ पे रूल्स बनाए गए गुड समैरिटन के फेवर में। नेक्स्ट है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग to be used extensively during examination of Good Samaritan who choose to be eyewitness
इन ऑर्डर टू प्रिवेंट हैरेसमेंट एंड इनकन्वीनियंस टू सच गुड समैरिटन। मतलब अगर गुड समैरिटन चाहता है कि उसकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एग्जामिनेशन हो तो वो भी चीज यहाँ पे पॉसिबल हो सकती है। उसको फिजिकली जो है पुलिस स्टेशन में बुलाने की जरूरत नहीं है। उसकी अगर उसको लगता है कि वहां पे जाके मेरी हैरेसमेंट होगी तो वो बोल सकता है कि नहीं, मुझे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे जो है एग्जामिनेशन करना है। तो वैसा भी जो चीज है उसको यूज किया जा सकता है और ज्यादा से ज्यादा इसी चीज को यूज करना है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे जो है जो गुड समैरिटन्स है उसके प्रोटेक्शन के लिए रूल्स को बनाया गया था। रूल 168 एंड रूल 169 हमने अभी देखा। अब हमें क्या देखना है, तो अब हमें देखना है स्कीम कि भैया गुड समैरिटन को प्रमोट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज है उसकी तरफ से एक स्कीम बनाई गई थी। तो उस जो स्कीम है उसको हम जो है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात करेंगे। आज इसी टाइम पे यहीं पे रुकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर से यहां से स्टार्ट होगा कि स्कीम जो है वो स्कीम क्या है और स्कीम के अंदर किस तरीके से उसका जो चीज है वो उसका स्ट्रक्चर है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। भाई आज यहीं पे रुकता हूँ, आज्ञा दीजिए। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात करेंगे किस तरीके से यहाँ पे स्कीम बनाई गई है कि गुड समैरिटन जो है आप यहाँ पे देखेंगे तो स्कीम फॉर ग्रांट ऑफ अवार्ड टू द गुड समैरिटन, ये जो चीज है हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उसको कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।